हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फोमा एजुकेशनल हब। देखो, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने विस्कोसिटी को कंप्लीट किया था, शांता के बारे में डिस्कशन किया था और शांता का एक फॉर्मूला कैलकुलेट किया था विस्कोसिटी कोफिशिएंट का। इसके अंदर हम लोग ऊष्मा चालकता का एक फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे थर्मल कंडक्टिविटी का। तो थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, ऊष्मा चालकता। थर्मल कंडक्टिविटी ऊष्मा चालकता थर्मल कंडक्टिविटी ऊष्मा चालकता। देखो क्या है, जैसे हमने पहले पढ़ा है कि वेलोसिटी का अगर डिफरेंस होता है तो पार्टिकल मूव करते हैं, गति करते हैं, उसकी वजह से संवेग स्थानांतरित होता है। क्या होता है? मोमेंटम ट्रांसफर होता है। उसी तरीके से अगर टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, एक जगह पर टेम्परेचर ज़्यादा है, दूसरी जगह पर टेम्परेचर कम है, तो उसकी वजह से पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे तो ऊष्मा का स्थानांतरण होगा, हीट का ट्रांजेक्शन, हीट का ट्रांसफर होगा। और हीट ट्रांसफर होती है तो हीट का कंडक्शन होगा, मतलब ऊष्मा का चालन हो रहा है, तो ऊष्मा चालकता आएगी वहाँ पे। तो उसके बारे में बात करेंगे। तो लिखो पहले इसके अंदर कुछ। किसी असाम्य गैसीय निकाय में भिन्न भिन्न स्थानों पर ताप का मान भिन्न भिन्न होने से उच्च ताप से निम्न ताप की ओर उच्च ताप से निम्न ताप की ओर अणुओं का स्थानांतरण होता है। उच्च ताप से निम्न ताप की ओर अणुओं का स्थानांतरण होता है। उच्च ताप से निम्न ताप की ओर अणुओं का स्थानांतरण होता है। उच्च ताप से निम्न ताप की ओर अणुओं का स्थानांतरण होता है, जिससे ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। इसे ऊष्मा चालकता से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इंग्लिश में लिखो। When there is temperature gradient in the gaseous system, then molecules will flow from higher temperature to lower temperature. In this way, heat transfer is transferred, ऐसे लिख लो, heat is transferred from one place to another place. It is measured by heat conductivity. ठीक है, क्लियर है? अब देखिए, हम लोग वैसे सिस्टम बना रहे हैं जैसे पहले बनाते थे, ऐसे लेयर बना रहे हैं। ठीक है, लेयर बना दी। जैसे ये P है, ये Q, R, S, T, ये परतें हो गई है ना। यहाँ पर टेम्परेचर हम लोग 0 मान लेते हैं, यहाँ पर टेम्परेचर R पे हम लोग T मान लेते हैं, यहाँ पर टेम्परेचर T प्लस डेल T बाई डेल Z इंटू लेमडा। इस बार फंक्शन कौन है? टेम्परेचर है। पहले कौन था? उस जगह पे जब लास्ट डेरिवेशन में विस्कोसिटी में बात की थी तो वेलोसिटी चेंज हो रहा था, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो टेम्परेचर के लिए से आगे नीचे वाले में T माइनस डेल टी बाई डेल जेड लेमडा। आई बात समझ?
क्लियर है ना, सिस्टम समझ आ रहा है। ये डायग्राम छाप ले, तो यहाँ से सेम चीज़ वो होगी फिर से, यहाँ से जैसे पार्टिकल्स है नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे टेम्परेचर ग्रेडियंट की वजह से, ऊपर से पार्टिकल्स के बारे में बात करें इधर आएंगे, एनर्जी जाएगी बेसिकली, एनर्जी। तो ये डायग्राम हो जाएगा साइड में, और आप लिखो यहाँ पे क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, इसके बारे में बात करते हैं। देखो ये बात तो समझ में आया ना कि टेम्परेचर का अंतर होगा तो पार्टिकल हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, मतलब एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर पे जाएंगे, और एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर पे जाएंगे तो एनर्जी का ट्रांसफर होगा, ऊर्जा का स्थानांतरण होगा या हीट का ट्रांजेक्शन होगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में बात करें तो पहली चीज़ तो R पर टेम्परेचर देख लेते हैं। परत R पर ताप T है, टेम्परेचर एट लेयर R पे टेम्परेचर कितना T। S पे परत S पर ताप T प्लस डेल T बाई डेल Z लेमडा, टेम्परेचर एट लेयर S हो गया ये। अब इस पे Q पे बात करते हैं, Q पे तो परत Q पर ताप, Q पर कितना होगा T माइनस डेल्टा T डेल्टा Z लेमडा, टेम्परेचर एट लेयर Q। ये कॉपी कर लोगे ना, ये तो समझ आ रहा है ना, एक पे कैलकुलेट कर लिया दूसरे पे कैलकुलेट कर लिया, एक बार ये और ये छाप लो, हो जाएगा। चलो ठीक है, इसको पॉज करके कॉपी कर लेना, मैं साइड हो जाता हूँ। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं हम लोग। अब वो बात करें कि पर सेकंड पर यूनिट एरिया से कितने पार्टिकल ऊपर जाएंगे कितने पार्टिकल नीचे आएंगे, वो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, वो जो हमने पहले कैलकुलेट किया था सेम मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ वो। तो देखो प्रति सेकंड प्रति एकांक क्षेत्रफल से ऊपर की ओर जाने वाले कण नंबर ऑफ पार्टिकल्स पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया पर सेकेंड पर यूनिट एरिया से कितने जाएंगे 1/6 NC बार। ये पहले कैलकुलेट किया था लास्ट डेरिवेशन में, वो डायरेक्ट डेटा यूज कर रहा हूं मैं, है ना, ये आ गया। ठीक है, ऊपर की तरफ, इतने नीचे की तरफ आएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतने तो पार्टिकल जाएंगे। मैं एनर्जी के बारे में बात करना चाहता हूं कि पर सेकंड पर यूनिट एरिया से कितनी एनर्जी जा रही है, एनर्जी के बारे में बात करें। चलिए ठीक है, तो प्रति सेकंड प्रति एकांक क्षेत्रफल से ऊपर की ओर जाने वाली ऊर्जा, एनर्जी पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया पर सेकेंड in upward direction ऊपर की तरफ एनर्जी कितनी जा रही है, पार्टिकल उतने जा रहे हैं। एक पार्टिकल की एनर्जी कितनी होती है, उससे इस पार्टिकल के नंबर को मल्टीप्लाई कर देना। एक पार्टिकल की एनर्जी आपने ऐसे सोचा होगा, सोचा क्या होगा, देखा होगा, पढ़ा है हमने, एनर्जी ऐसे होता है FRT/2। ये फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं हमने, बिल्कुल पढ़ा है। एक पार्टिकल का ऐसा होता है क्या, एक पार्टिकल का नहीं होता, एक पार्टिकल के में आता है यहाँ पे FKT/2, ये एक पार्टिकल का होता है। T टेम्परेचर,
तो अब देखो नीचे से ऊपर जा रहे हैं उनका टेम्परेचर कितना है, नीचे से ऊपर जा रहे हैं ना वो पार्टिकल में, हर एक पार्टिकल का टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर ये टी तो जनरल फॉर्मूले में होता है, लेकिन यहां से जो नीचे से ऊपर जा रहे हैं उनका टेम्परेचर कितना है, ये है, नीचे से ऊपर जा रहे उन पार्टिकल्स का टेम्परेचर है ये कितना है, टी की जगह है टी माइनस डेल टी बाई डेल जेड इंटू लेमडा। ये एक पार्टिकल की एनर्जी है और ऊपर की तरफ पर सेकंड पर यूनिट एरिया से कितने पार्टिकल जा रहे हैं, इतने पार्टिकल, तो जितने भी जा रहे हैं टोटल पार्टिकल्स की एनर्जी हो जाएगी 1/6 Nc बार। ये तो ऊपर की तरफ एनर्जी है, ऊपर की तरफ को E प्लस लिख लूं मैं, ठीक है। ऐसे नीचे की तरफ भी आएगी, ऊपर से नीचे की तरफ जो पार्टिकल आ रहे हैं उनके बारे में बात करते हैं। प्रति सेकंड प्रति एकांक क्षेत्रफल से नीचे की ओर जाने वाली ऊर्जा, एनर्जी पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया पर सेकेंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो एनर्जी आएगी वो है E माइनस, और E माइनस में ऐसा आएगा F(k/2), ये T क्या है, T है T प्लस है, ऊपर से जो आएंगे उनका टेम्परेचर ज्यादा है, बाकी की सारी चीजें वैसे आ जाएगी Nc बार। ये इसी टाइप से पहले भी कैलकुलेशन की थी विस्कोसिटी में भी सेम तरीके से, ये ऊपर की तरफ एनर्जी जा रही है वो है, ये नीचे की तरफ आ रही है, दिस इज गोइंग अपवर्ड, दिस इज गोइंग डाउनवर्ड। रिजल्टेंट ऊपर की तरफ कितनी एनर्जी जा रही है, परिणामी ऊपर की तरफ जाने वाली ऊर्जा, तो ऊपर की ओर जाने वाली परिणामी ऊर्जा पर सेकंड पर यूनिट एरिया से, ऊपर की ओर जाने वाली परिणामी ऊर्जा, रिजल्टेंट एनर्जी गोइंग अपवर्ड पर यूनिट सेकंड में, पर यूनिट एरिया से तो है ही, इसको हम लोग जे से लिख रहे हैं, जे से, ठीक है। और ये क्या आएगी, ऊपर की तरफ जा रहा था E प्लस, नीचे क्या रहा था E माइनस, इसमें से माइनस कर दूंगा इसको, तो जो आता है वो आ जाएगा। एक बार इसको पॉज करके कॉपी कर लेना आप, जिसने नहीं छापा इसको पॉज करके आप कॉपी कर लेना, ठीक है, कर लेंगे ना, आगे चले, ठीक है। अब देखो इनके वैल्यूज पुट कर दो, इनके वैल्यूज पुट कर दो, जे का वैल्यू अगर पुट करूं, जे का वैल्यू पुट करो तो ये आएगा क्या, ये ऊपर से F(k/2) T प्लस, सॉरी T माइनस डेल टी बाई डेल जेड लेमडा, और ये है 1/6 Nc बार माइनस F(k/2) T प्लस डेल टी बाई जेड लेमडा, और ये आएगा 1/6 Nc बार। इसमें कॉमन आ रहा है काफ़ी कुछ, तो F(k/2) और वो उधर से Nc बार 6 भी आ रहा है कॉमन, ये लो 6 भी कॉमन आ रहा है, अंदर देखो T बचेगा माइनस डेल टी बाई डेल जेड लेमडा, इधर से बचेगा माइनस T और माइनस अंदर जाएगा तो डेल टी बाई डेल जेड लेमडा। अरे ये और ये तो कॉमन आ गया, ये बचा अंदर, ये आ गया, ठीक है। आगे देखिए, इसमें कैंसिल आउट हो गया ये और ये, तो क्या बचा, F(k)Nc बार अपॉन 2 × 6, और ये आ गया 2 टाइम्स दिस वन, डेल टी बाई डेल जेड लेमडा
-2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये जो j मिला अपने को, j 2 से 2 कैंसिल, -f(n)c बार k/6 लेमडा del t बाई del z, ये मिला फाइनली। एक बार इसको छाप लो, मैं देख लेता हूँ आंसर ठीक आया है कि नहीं आया। आंसर जो आया है अपना 1/6 NC बार f के लेमडा, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी आया है अपना आंसर बिल्कुल एकदम करेक्ट है। ठीक है, एक बार टाइम देख लेते हैं फिर आगे कंटिन्यू करें। टाइम है अपने पास में, इसको पॉज करके कॉपी कर लेना, आगे चलते हैं। देखिए ये J मिल गया अपने को, अब आगे चलते हैं। देखो विशिष्ट ऊष्मा, 1 मोल की विशिष्ट ऊष्मा ऐसे होती है, 1 मोल की विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट ऑफ 1 मोल। हमने वहाँ पे कैलकुलेट किया था पार्टीशन फंक्शन नहीं, इक्विपार्टीशन थ्योरम में, समविभाजन सिद्धांत में कैलकुलेट किया था। CV जो आया था 1 मोल का जो स्पेसिफिक हीट आया था अपने पास में, वो आया था FRT/2, ये 1 मोल का था, 1 मोल का स्पेसिफिक हीट। ये 1 मोल के लिए है। 1 मोल को दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसे 1 ग्राम का कैलकुलेट कर लेते हैं, और 1 मोल का कैलकुलेट कैसे करते हैं, जैसे 1 ग्राम का स्पेसिफिक हीट मान लो CV है, इसको स्मॉल cv से लिख देता हूं मैं, ये मोलर स्पेसिफिक हीट है, इसको C डैश लिख देता हूं। 1 ग्राम का स्पेसिफिक हीट है वो CV है, स्मॉल cv लिख रहा हूं, जैसे ये C डैश है, CV 1 ग्राम का। अब 1 मोल के अंदर m ग्राम होता है, मोलर मास जो होता है, मोलर द्रव्यमान वो m होता है। 1 मोल का जो द्रव्यमान होता है वो होता है m ग्राम। 1 ग्राम का है CV, m ग्राम का कैलकुलेट करूंगा, m ग्राम का, तो ये m ग्राम कितने में होता है, 1 मोल में होता है, तो ये पूरे 1 मोल का आ जाएगा। 1 ग्राम का इंटू मोलर ग्राम लिख दिया, मोलर द्रव्यमान का, तो ये पूरे 1 मोल का आ जाएगा विशिष्ट ऊष्मा। इसमें क्या है ये चीजें, मैं एक बार लिख देता हूं इसको थोड़ा सा। एक ग्राम का की विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट ऑफ 1 ग्राम, और m जो है वो है मोलर मास, मोलर मास। ठीक है, यहां से अगर हम लोग F कैलकुलेट करें तो F क्या आएगा, mCV, स्पेसिफिक हीट में T नहीं आता, सॉरी T नहीं आता है स्पेसिफिक हीट में। ठीक है, तो mCV ये आएगा 2 भी आएगा R, ठीक है, ये आएगा। और अगर हम लोग इसके आगे बात करें तो एक ऐसा आता है, R को हम लोग K के टर्म में ऐसे लिखते हैं, सिंस P भी इक्वल टू nRT होता था, और n को हम Na से अगर बात करें, n यहाँ n को n/Na लिख सकते थे, n लिख देते तो n/Na, r/Na को k लिख देते हैं, तो r का जो वैल्यू आता है वो Na इंटू के, ये अवोगाड्रो नंबर व मल्टीप्लाई के क्या होता है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आता था। ये पहले हम लोग बता चुके हैं इसके बारे में। तो 2mCV अपॉन Na इंटू के ऐसे लिख सकता हूँ। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दो आप, और इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दो। ये f का वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो बाय इक्वेशन 1 एंड 2। जिसने कॉपी नहीं किया कॉपी कर लेना पहुंच करके। बाय इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 से देखिए, समीकरण 1 व 2 से, बाय इक्वेशन 1 एंड 2
बाई इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या आएगा, J इक्वल टू माइनस F का वैल्यू तो ये आ गया 2mCV अपॉन Na इंटू की, ये M कैपिटल M है, कैपिटल M ये, और ये आ गया NC बार K लेमडा, NC बार K लेमडा अपॉन 6, और वो आ गया डेल या D T बाई डेल जेड। आई बात समझ? देखो इसमें ये कैलकुलेट करो क्या आ रहा है सिंप्लीफाई होके, K से K कैंसिल आउट हो गया, K से K कैंसिल आउट हो गया, और 2 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो ये आया माइनस, एक चीज़ और यहाँ पे, एक चीज़ और, अगर Na को हम लोग M/Na को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, मोलर मास जो होता है, मोलर मास का एक फॉर्मूला एक ऐसा भी होता है कि एक पार्टिकल का मास इंटो, या एक मॉलिक्यूल का मास इंटो एक मोल के अंदर कितने पार्टिकल होते हैं उन सब का मास अगर कैलकुलेट करना, तो एक पार्टिकल का मास इंटो एक मोल के अंदर Na पार्टिकल होते हैं अवोगाड्रो नंबर के बराबर, तो ये मोलर मास आ जाता है इसे। ये M एक पार्टिकल का मास, एक अणु का या एक परमाणु का जो भी सिस्टम होता है उसके हिसाब से, और इंटू Na अवोगाड्रो नंबर होता है, इससे मल्टीप्लाई कर देते तो मोलर मास आ जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बेसिक 11th-12th में या केमिस्ट्री में कहीं पढ़ी होगी आपने। तो इसका अगर वैल्यू रखूँ मैं, तो देखो M का वैल्यू रखूँगा M Na CV NC बार लेमडा अपॉन 3 Na डेल T बाई डेल Z। तो देखो Na से Na कैंसिल आउट हो जाएगा, Na से Na कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी का जो J बचा, J आया माइनस 1/3 NCV, एक सेकेंड इसको लिख सकता हूँ MNC बार CV लेमडा डेल T बाई डेल Z। ये Z का एक दूसरा फॉर्म मिल गया CV की टर्म्स में, ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, ठीक है। अब देखिए ये हो गया, इसके आगे चलते हैं हम लोग, इसको यहाँ पे तक पॉज करके कॉपी कर लेना, टाइम देख लेता हूँ मैं एक बार, 5-7 मिनट बचे हैं, इसको फटाफट कंप्लीट करते हैं। देखिए ये J मिला अपने को, J मिल गया। आगे देखिए, जैसे वहाँ पे एक न्यूटन ने फॉर्मूला दिया था, यहाँ पे भी एक फॉर्मूला ऐसे दिया जाता है, सिंस J जो होता है वो ऐसे होता है माइनस K, ये कैपिटल K होता है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ ताकि आपको इस K में और उस K में डिफरेंस पता रहे। हम तो कैपिटल और स्मॉल को लिखते हैं तो पता नहीं चलता कि कैपिटल लिखा है कि स्मॉल लिखा है, तो इसको ऐसे लिख देता हूँ इंटो डेल T बाई डेल Z। ऐसा एक फॉर्मूला होता है, जैसे वहाँ पे न्यूटन ने एक फॉर्मूला दिया था, वहाँ यहाँ पे एक ये फॉर्मूला भी होता है। ये किसने दिया था एक्चुअल में, ये एक मैं इसका नाम देख लेता हूँ, ये किसने बताया था, नाम वैसे मैटर करता नहीं है लेकिन फिर भी देख लेते हैं हम लोग। एक सेकेंड, सॉरी, ये फॉर्मूला जो था ये किस बंदे ने दिया, फूरियर ने दिया था। ये फूरियर का फॉर्मूला, ये फूरियर के हिसाब से होता है ये, बाकी इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाकी ये ध्यान रख लेना। इससे इसको कंपैरिजन करें हम लोग, इसका इक्वेशन नंबर 2 कर देता हूँ मैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 करता हूँ। तो समीकरण 2 और 3 की तुलना करने पर, समीकरण 2 व 3 की तुलना करने पर, 3 की तुलना करने पर, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3, 2 और 3 को कंपेयर कर रहे हैं, तो कंपेयर कर रहे हैं तो देखो क्या आएगा, कंपेयर करने पे ये इसके इक्वल है, माइनस माइनस के इक्वल है, जे इक्वल है, तो के जो आएगा इसको थर्मल कंडक्टिविटी कोएफिशिएंट बोलते हैं, ये है 1/3 MnC बार CV लेमडा, ये ऊष्मा चालकता गुणांक है, ये थर्मल कंडक्टिविटी कोएफिशिएंट, ऊष्मा चालकता गुणांक,
थर्मल कंडक्टिविटी कोफिशिएंट, थर्मल कंडक्टिविटी कोफिशिएंट। ठीक है, पॉज करके इसको कॉपी कर लेना, मैं आगे चलता हूँ। टाइम बचा तो है 4-5 मिनट। देखो इसको अभी ये तो मिल गया आपने को, इसको अलग अलग फॉर्म में कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे सिंस जो mn होता है वो रो के इक्वल होता है घनत्व के बराबर, तो k को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 रो c बार CV लेमडा। एक फॉर्म ये भी हो सकता है, इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल देता हूँ। एक ये दूसरा फॉर्म मिल गया, एक फॉर्म ये मिल गया। मेन तो ये फॉर्म ये याद रख लेना, ठीक है। दूसरा आगे अगर हम लोग बात करें CV का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, लेमडा का वैल्यू पुट कर दे अगर यहाँ पे, तो क्या आएगा। CV का तो हम लोग ऐसे रख लेते हैं, C बार का पुट कर देते हैं, लेमडा का पुट कर देते हैं। तो देखो सिंस C बार क्या होता है 8kT/πm होता है, और लेमडा क्या होता है, लेमडा जो होता है 1/√2 पाई n पाई d², ये होता है। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 4 देखो, अतः k का जो वैल्यू आएगा यहाँ पे रखो 1/3 mn, C बार का वैल्यू आ जाएगा 8kT/πm, लेमडा का वैल्यू ये आएगा 1/√2 n पाई d²। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। एक बार पॉज करके इसको छाप लेना, मैं ऊपर चलता हूँ। देखिए n तो n से कैंसिल आउट हो जाएगा, n तो n से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी का m ऊपर चला जाएगा, तो 1/3√2 इसके अंदर आ जाएगा, पाई d² आ गया, और इसके अंदर चला गया ये 8kTm इसके अंदर आ गया, और जो पाई है, पाई एक तो बाहर आ गया, एक पाई अंदर रह जाएगा, और d² इधर आ गया। ये पहले वाले जैसा सा आंसर आ रहा है क्या? हाँ, एक चीज़ बच गई इसके अंदर। चलो ये तो है रो का वैल्यू, एक सेकेंड, mn का वैल्यू C बार का भी होगा, C भी रह गया ना इसमें C भी रह गया, अभी CV से भी मल्टीप्लाई हो गए CV, तो CV भी आएगा इसमें। पाई d² हो गया, m अंदर आ गया, बाहर से ये कैंसिल आउट हो गया, पाई ठीक है, पाई बाहर आ गया, ये ठीक चल रहा है। ये √2 है जो ये अंदर आ गया, ये लो, तो जो 4 तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या जो आएगा, ये 2/3 पाई d² और √KTm/पाई ये CV, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्म आया है, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। हाँ, स्मॉल m की फॉर्म में हमने कैलकुलेट किया, तो 2/3 पाई d² KTm/पाई CV। ठीक है, ये आंसर जो भी है करेक्ट है, ये बिल्कुल ये ठीक है। पॉज करके इसको कॉपी करना, जो भी आया है ठीक आया है। इसमें देखिए k जो है प्रोपोर्शनल टू √t के टर्म में बात करूँ तो √t के प्रोपोर्शनल आया है, और k दूसरी चीज़ m के, स्मॉल m के भी ये प्रोपोर्शनल आया है। स्मॉल m एक पार्टिकल का मास है, कैपिटल M पूरे मोल का मास है, मोलर मास बोलते हैं उसको, मोलर द्रव्यमान, ये एक पार्टिकल का द्रव्यमान है। तो यहाँ पे लिख लो एक लाइन कि ये इसके समानुपाती होता है, तो लिखो, पॉज करके ये कॉपी कर लेना, यहाँ पे लिखो कि अतः ऊष्मा चालकता गुणांक ताप के वर्गमूल के समानुपाती होता है। अतः ऊष्मा चालकता गुणांक ताप के वर्गमूल के समानुपाती होता है। अतः ऊष्मा चालकता गुणांक ताप के वर्गमूल के समानुपाती होता है। Hence heat conduction या heat conductivity coefficient, hence heat conductivity coefficient या हीट कंडक्टिविटी, ऊष्मा चालकता गुणांक भी बोलते हैं, ऊष्मा चालकता भी बोलते हैं इसको। Hence heat conductivity is proportional to
इज प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ टेम्परेचर।